Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. And today we are going to start with the fourth chapter of class 9th chemistry, atomic structure, that is last chapter of the chemistry. And in this chapter we will discuss electrical nature of matter, discovery of electrons, study of cathode rays, discovery of proton, anode rays, atomic models, Thomson's model of atom, Rutherford X-ray model, discovery of nucleus, Rutherford nucleus model, discovery of neutron, Bohr model of atom, atomic number, mass number, how electron distributed, valence electron, isotopes and isobars. So these are the topics which we will cover in this chapter. So let's start. We have studied in chapter 3 that a great landmark took place in the progress of chemistry when John Dalton proposed his atomic theory in 1813. जैसा कि हम थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो कि जॉन डाल्टन ने जिन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की थी 1830 में, उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस रही थी केमिस्ट्री में उनकी. डाल्टन्स कंसेप्ट दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम रूल्ड द साइंटिफिक वर्ल्ड फॉर अबाउट 100 ईयर्स. यानी जो डाल्टन्स थी उनके अकॉर्डिंग और उनके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो मैटर था वो क्या है, टाइनी होता है, इंडिविजिबल होता है, यानी ज़्यादा हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, और उसको उन्होंने नाम दिया था एटम. उसी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड ऑफ अबाउट 100 ईयर्स. हाउएवर Dalton's atomic theory was profoundly shaken by the experiment conducted by J.J. Thomson, Goldstein, Rutherford experiment, etc. in the later half of the 19th century and in the beginning of 20th century. यानी कि 19th century के शुरुआत में और 20th century के भी. The work of J.J. Thomson and Ernest Rutherford established beyond डाउट द एटम इज डिविजिबल एंड इनफैक्ट. यानी सर जे थॉमसन ने और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया था, क्या इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी. उन्होंने ये बताया था कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, इंडिविजिबल नहीं है एटम, एटम इज डिविजिबल. इट कंसिस्ट ऑफ स्टिल स्मॉलर सब एटॉमिक पार्टिकल, और हम जो उसको डिवाइड करते हैं तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंटेन करता है. चलिए सबसे फर्स्ट हेडिंग हम अपनी स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर. यानी मैटर का इलेक्ट्रिकल नेचर क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं. द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर इज़ नोन फ्रॉम वेरी अर्लियर टाइम्स. यानी जो मैटर का जो इलेक्ट्रिकल नेचर है वो काफ़ी सालों से जाना जा रहा है. फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. यानी जब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रोडक्शन हुआ था, जब से हम उस चीज़ को जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी कॉम्ब ड्राई हेयर एंड देन ब्रिंग द कॉम्ब नियर स्मॉल पीसेज. उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं जैसे हम सूखे बालों में अगर हम कंघा घिसें और मतलब कि और उस कंघी को यानी कॉम्ब को अगर हम मतलब थोड़े थोड़े पार्टिकल्स यानी पेपर्स के पार्टिकल्स अगर हम उससे टच करें तो वो एकदम मतलब चिपक जाता है. इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर. सिमिलरली व्हेन अ ग्लास और एबॉइनोड रॉड इज रब्ड विद सिल्क. यानी जब हम किसी ग्लास को सिल्क के ज़रिए रब करेंगे और फर देन ब्राउड नियर इन इन्फ्लेटेड बलून, और बलून के आसपास हम उसको लाएंगे तो बलून भी अट्रैक्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा. बट व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब सोर्स क्या है, सिंस इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू आर्टिकल्स मेड अप ऑफ मैटर. यानी इसमें क्या होता है कि हम इसमें दो आर्टिकल्स होते हैं जो मैटर के, जिनको हम रब करते हैं. द इलेक्ट्रिसिटी मस्ट इन सम वे बी एसोसिएटेड विथ मैटर फर्दर एज मैटर इज मेड अप ऑफ एटम. जैसे इससे हमें पता चलता है कि जो मैटर है वो हमारे एटम्स के जरिए बना है. दिस सजेस्टेड द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन द एटम. और ये हमें क्या सजेस्ट करता है कि जो चार्ज होता है एटम के अंदर वो प्रेजेंट होता है एटम के अंदर. चार्ज जैसे ही अट्रैक्ट होता है कोई भी चीज़ तो उसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर हमारा चार्ज है. दिस वॉज फर्दर कन्फर्म बाय मैकेनिकल फेराडे इन 1839. और ये जो मतलब कन्फर्मेशन इसके ऊपर जो डिस्कशन हुई थी वो 1830 तक मतलब काफ़ी लॉन्ग वेज में खिंची थी इसकी जो डिस्कशन. और वो कहाँ तक खिंची थी, जहाँ तक माइकल फेराडे जो है हमारे साइंटिस्ट थे उनके टाइम तक वो ये कन्फर्मेशन नहीं हो पाया था. when he saw that when electricity is passed through a electrolyte solution. उन्होंने जब ये शो किया कि एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के जरिए अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे अ केमिकल रिएक्शन अकर एट इलेक्ट्रोड, और जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो अकर होगी यानी दिखेगी इलेक्ट्रोड्स पे. तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टडी ऑफ कैथोड रेज. अब हम इस टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो हम ये जानेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे जो न्यूक्लियस के अंदर हमें मौजूद यानी हमारे पाए जाते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी डिस्कवरी किसने की, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई और कैथोड रेज क्या होती है हम उसके बारे में अब इसमें डिस्कस करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. विलियम्स क्रूक इन 1879 स्टडीड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेज एट लो प्रेशर. यानी विलियम क्रूक्स जो कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था 1879 में
इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर जो मतलब स्टडी की थी उन्होंने, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस, यानी गैस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक करंट जो पास हुआ था लो प्रेशर में पास हुआ था गैस के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट, उसके ऊपर उन्होंने 1879 में स्टडी की थी। फॉर दिस पर्पस ही टुक अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब अबाउट 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, सील्ड एट बोथ एंड, यानी उन्होंने क्या किया कि उसी के मुद्दे में रखते हुए उन्होंने एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब ले लिया था जो कि 16 सेंटीमीटर लॉन्ग था, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों ही मतलब एंड से उसको सील्ड कर दिया था। मतलब ग्लास ट्यूब का मतलब समझते हो, कोई बॉटल लिया था, यानी ग्लास की कोई बॉटल लेना जिसको एंड से और आगे से एकदम बिल्कुल बंद कर देना, सील कर देना। उसी तरीके से विलियम्स क्रूक ने, हमारे साइंटिस्ट ने वही किया था। इट वॉज फिटेड विथ 2 मेटेलिकल इलेक्ट्रोड्स एट द एंड एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ अ स्टॉप कॉक, यानी उन्होंने क्या किया था, उस बोतल को वो मेटेलिक इलेक्ट्रोड से मतलब उन्होंने मतलब एकदम लूज नहीं रखा, उन्होंने एकदम मतलब फिट कर दिया, और उन्होंने स्टॉप कॉक भी लगाया उसके सामने, जिसके जरिए अंदर से हवा बाहर ना जाए और बाहर के अंदर आए, विच कुड बी कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप टू रिड्यूस प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द ट्यूब। उसके जरिए उन्होंने क्या किया, ट्यूब के अंदर जो प्रेशर था उसको उन्होंने रिड्यूस किया, यानी कम किया, वैक्यूम पंप के जरिए उन्होंने सारी एयर निकाल दी। दिस ट्यूब वॉज ऑल्सो नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब, और इसी ट्यूब को हम डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। When a high electric discharge of about 1000 volts is applied between the electrode, यानी 10,000 जब वोल्ट हमने इलेक्ट्रोड पे अप्लाई किए तब क्या हुआ, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड, यानी काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशन क्रिएट हुई। When the pressure of the gas inside the discharge tube is 1 atmosphere, यानी जब प्रेशर जो था उस गैस मतलब उस बॉटल के अंदर जो गैस के अंदर जो प्रेशर था डिस्चार्ज ट्यूब पे वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। नो करंट फ्लो बिटवीन द इलेक्ट्रोड, और कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं हो रहा था इलेक्ट्रोड्स पे। दिस इज बिकॉज गैस इज सच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यही हमारी शो करती है कि जो गैसेस है हमारी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। When the pressure of the gas is about 10 to the power 2 atmospheric, यानी जब गैस का जो प्रेशर था वो 10 to the power 2 एटमॉस्फेयर था, 1 mm to 10 mm तक, यानी क्या कहा था 1 mm to 10 mm, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, यानी इलेक्ट्रिक करंट ने क्या किया, इलेक्ट्रोड्स को फ्लो होना स्टार्ट कर दिया। एंड कलर्ड ग्लो इज ऑब्जर्व, और क्या हुआ उस टाइम, मतलब जो एकदम कलर सा मतलब चमकने लगा, कलर दिखने लगा, ऑब्जर्व हुआ हमें। द कलर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द ट्यूब, और जो कलर होता है वो मान लीजिए अभी रेड हुआ, ब्लू हुआ, ये जो कलर्स होते हैं वो हमारे किस पर डिपेंड करते हैं, गैस पर डिपेंड करते हैं, वो किस तरीके की हमने गैस ली हुई है उसके अंदर। When the pressure is further reduced to about 10 to the power 4 atmosphere, जब हमने प्रेशर को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर लिया यानी कम कर लिया, द ग्लो बिटवीन द इलेक्ट्रोड डिसअपियर बट द करंट कीपिंग ऑन फ्लोइंग, उसमें क्या था कि मतलब जो ग्लो था वो तो मतलब काफ़ी कम हो गया था, लेकिन जो हमारे मतलब जो करंट फ्लो था वो एकदम कंटिन्यू रहा था। द ट्यूब ग्लो विद अ फेंट ग्रीनिश लाइट, और जो हमारे जो ट्यूब थी वो फेंट ग्रीनिश लाइट के कलर में रह गई थी। इफ़ अ होल इज मेड इन द एनोड एंड द ट्यूब बिहाइंड द एनोड इज कोटेड विद सम फ्लोरेसेंट मटेरियल, जब हम एनोड को अगर मान लीजिए एनोड में होल हो गया हो तो उसका ट्यूब होगा उसके पीछे से भी अगर मान लीजिए होल हो गया हो तो हम उसमें कोटेड कर देंगे, किसी भी चीज़ का हम लेयर लगा देंगे, मान लीजिए फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा दें, जैसे जिंक सोडियम जिंक सल्फेट की लगा दें। अ ब्राइट स्पॉट इज डेवलप ऑन द कोटिंग, और क्या होगा हमारे लेयर लगा के ब्राइट स्पॉट लग जाएगा, यानी ब्राइट मतलब चमकती हुई एक लेयर मतलब तैयार हो जाएगी। द सेम थिंग हैपन्स इन टीवी ट्यूब, और वो भी जैसे यही चीज़ हमारी टीवी ट्यूब में होती है। दिस क्लियरली शो दैट सम इनविजिबल रेज आर इमेंटिंग फ्रॉम द कैथोड, ये हमें क्या शो करता है कि कुछ जो इनविजिबल रेज जो हैं वो इमेंट होती हैं कैथोड रेज से। दीज रे वर कॉल्ड कैथोड रेज, और इन्हीं रेज को हम कैथोड रेज कहते हैं। चलिए अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, यानी कैथोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। देखिए प्रॉपर्टी पढ़ने से आप इसको देख सकते हैं फिगर 4.1 प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज। अभी मैंने आपको बताया था कैथोड रेज का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो देखिए हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। अब हम कैथोड रेज की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं क्या होते हैं। जे थॉमसन 1897 एंड अदर रिपीटेड दीज एक्सपेरिमेंट आर फाउंड दैट कैथोड रेज हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, यानी जे थॉमसन ने 1897 में क्या किया था, प्रॉपर्टीज कराई थी कैथोड रेज की, और उनके आगे भी मतलब काफ़ी एक्सपेरिमेंट होते रहे कैथोड रेज के, मतलब काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है कैथोड रेज की। चलिए पढ़ते क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है कैथोड रेज की। कैथोड रे इमर्ज फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड एनोड, यानी जो कैथोड रेज होती हैं वो क्या करती हैं, इमर्ज हो जाती हैं कैथोड रेज से एनोड की तरफ इमर्ज हो जाती हैं।
इफ एन ऑब्जेक्ट इज पुट इन अ पाथ ऑफ कैथोड रे दीज रे कास्ट अ शैडो, यानी अगर कैथोड रेज के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा, अगर वो कैथोड रेज पास हो रही होंगी तो वो अगर ऑब्जेक्ट से टकराएंगी तो क्या होगा, वो एक शैडो का फॉर्मेशन कर लेंगी। इट मीन्स द कैथोड रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमें क्या शो करता है कि जो कैथोड रेज होती हैं वो हमारी स्ट्रेट लाइन में होती हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, ट्रेवल करती हैं। इफ़ अ स्मॉल पैडल व्हील इज प्लेस इन द पाथ, यानी मान लीजिए कोई भी गोल टाइप का, यानी व्हील की बात की गई है इसमें, कोई भी गोल मटेरियल, गोल भी आइटम इनके अगर कैथोड रेज के पाथ में होगा, द पैडल व्हील स्टार्ट मैकेनिकली मोशन, तो वो जो पैडल जो होगा वो एकदम मतलब मोशन करने लग जाएगा। जैसे मान लीजिए सामने अगर कोई हमारे सामने पैडल व्हील रखा हुआ है, अगर उस पर कैथोड रेज जाएंगी तो क्या करेगा, एकदम घूमने लगा, मूवमेंट करने लगेगा। इट मीन्स दैट कैथोड रेज आर मेड ऑफ मटेरियल पार्टिकल, इसका मतलब क्या हुआ, जो कैथोड रेज होती है हमारे मटेरियल पार्टिकल्स की बनी होती है। फोर्थ हमारा है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई ऑन कैथोड रेज, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे कैथोड रेज पे, दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो प्ले हमारी कैथोड रेज क्या करेंगी, हमारे मतलब जो पॉजिटिव प्लेट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, हम उस पर अप्लाइड हो जाएंगी ये। दिस सो दैट कैथोड रे कैरी नेगेटिव चार्ज, ये हमारा क्या शो करता है, कैथोड रे जो होती है नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। कैथोड रे आयोनाइज गैस थ्रू विच दे पास, और कैथोड रेज क्या होती है, आयोनाइज हो जाती है, यानी डिकम्पोज यानी आयोनाइज हो जाती हैं जब वो पास करती हैं। कैथोड रेज कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटल फॉइल, यानी कैथोड रेज क्या है, हम किसी भी मतलब पतले मटेरियल में जा सकते हैं, थिन मटेरियल वो पेनिट्रेट कर सकते हैं अपने आप को। और सेवेंथ क्या है हमारी, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कैथोड रेज क्या है, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड नहीं करती। एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, और ना ही वो गैस के ऊपर डिपेंड करती जिस जो भी गैस हमारी उसमें ली गई है। On the basis of these observation, it is concluded that cathode rays are actually stream of particles. अगर हम इन सभी के ऊपर देखें, जो हमने अभी अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो कैथोड रेज होती हैं वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कहलाएंगी, पीसेस ऑफ एटम दैट कैरी अ नेगेटिव चार्ज, जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। जे थॉम्सन नेम द सब एटॉमिक पार्टिकल एज कर्पल्स, और सर जे थॉम्सन ने क्या किया, उन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स को नाम दे दिया कर्पल्स, CORPUSCLES ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी का उन्होंने दे दिया नाम। द नेम वॉज लेटर चेंज टू इलेक्ट्रॉन ऑन द सजेशन ऑफ जे स्टोनी, यानी यही जो नाम जे स्टोनी के सजेशन पे चेंज कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन में कह दिया, यानी कर्पल्स को इलेक्ट्रॉन में चेंज कर दिया जे स्टोनी के अकॉर्डिंग, यानी उनके कहने पर। विच मीन्स पार्टिकल और एटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसका मतलब पार्टिकल हो एटम हो इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ई और E-1, यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो E या E-1 से रिप्रेजेंट करते हैं हम इस चीज़ को। ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज, अब कैथोड रेज का ओरिजिन क्या है, यानी स्टार्ट कहाँ से होती है। द कैथोड रे आर फर्स्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द मटेरियल ऑफ द कैथोड, यानी जो हमारी कैथोड रेज होती है वो सबसे पहले हमारे कैथोड मटेरियल में से स्टार्ट होती है, एंड देन फ्रॉम द गैस टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ गैस बाय बॉम्बार्डमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद किस पे मतलब किससे ओरिजिन होता है, उसके अकॉर्डिंग ओरिजिन होता है, जो कि गैस हम उसके अंदर ली जाती है डिस्चार्ज ट्यूब में, वो आयोनाइजेशन हो जाती है उस गैस का बॉम्बार्डमेंट गैस के द्वारा बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स इमेंटिंग फ्रॉम द कैथोड, यानी कैथोड पे हाई इलेक्ट्रिक मतलब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स इमेंट होते हैं। तो देखिए अब हमारी ये तो हमने पढ़ लिया ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज, और हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने कैथोड रेज की, हमारी 7 प्रॉपर्टीज़ है जैसा कि आप इनको देख सकते हैं, और हमने उसके अलावा भी थोड़े मतलब पढ़ा। तो देखिए अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स पे किस टाइप का चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव, अब हम वो अपना चार्ज मतलब कि पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए अब हमारा स्टार्ट होता है, R.A. Millikan determined the charge on electron by his famous oil drop experiment, यानी कि इलेक्ट्रॉन में किस टाइप का चार्ज हम क्या पढ़ेंगे। तो जो आज जो हमारे साइंटिस्ट है R.A. Millikan, उन्होंने क्या डिटरमाइन किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज होता है उन्होंने किस अकॉर्डिंग उन्होंने मतलब रिप्रेजेंट किया, उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, यानी उनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इज 1.06022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम और 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 ईसू।
दिस इज द स्मॉलेस्ट मीजरेबल क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ये जो हमारी है सबसे स्मॉलेस्ट मीजरेबल क्वांटिटी है चार्ज की। एंड इज देयरफॉर कॉल्ड वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी कि द स्मॉलेस्ट मीजरेबल क्वांटिटी ऑफ चार्ज, जो हमारी मतलब सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट मीजरेबल यानी मापने वाली जो क्वांटिटी होती है चार्ज की, हम उसको यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज भी कहते हैं। देयरफॉर वी से दैट इलेक्ट्रॉन हैज़ वन यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर वन नेगेटिव चार्ज होता है। और वी से दैट रिलेटिव चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज़ -1, यानी जो रिलेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे उसको हम -1 भी कहते हैं। नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और जो रिलेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो -1 होता है। देखिए बच्चों, आपसे पूछ सकते हैं कोई भी कि जो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो कितना होता है, तो आप कह सकते हो कि 1.6 × 10⁻⁻19। अगर आपसे कोई पूछे कि रिलेटिव चार्ज कितना होता है एटम पर, आप कहोगे -1। तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अब देखिए हम इलेक्ट्रॉन का मास देखते हैं। By carrying out accurate measurement of the deflection of electron under the influence of electric and magnetic field, Thomson was able to determine charge E to mass m, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एज, यानी थॉमसन ने क्या किया था, चार्ज को डिटरमाइन करने का कोशिश की थी। तो देखिए चार्ज को हम ई से डिनोट करते हैं और मास को हम एम से। तो देखिए ई डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू 1.758 × 10⁻11 सी कुलाम, सी को मतलब कुलाम कहते हैं, और किलोग्राम। ई हमारा यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन कूलाम, यानी कूलाम पर कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड में, ई हम इससे डिनोट करते हैं। और एम यहाँ पर वो है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम, यानी इलेक्ट्रॉन का कितना मास है वो भी किलोग्राम्स में। तो देखिए एम ई इज इक्वल्स टू 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई 1.7588 × 10⁻11 सी कुलम। ये तो देखिए हमारा मल्टीप्लिकेशन कर के हमारा निकल आया 9.111 × 10⁻⁻28 ग्राम। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबली स्मॉल एंड इज अप्रॉक्सीमेटली 1 डिवाइडेड बाई 184 टाइम्स बाय द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो एकदम ना के बराबर है, मतलब का बहुत ही कम है, और वो मतलब 1.1 डिवाइडेड बाई 114 टाइम्स मतलब हाइड्रोजन के एटम के बराबर है। तो देखिए अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारी इलेक्ट्रॉन इज अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन एटम, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम के वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन आर फाउंड रिगार्डलेस ऑफ वॉट गैस इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, यानी इलेक्ट्रॉन जो हमारे मतलब डिस्चार्ज ट्यूब में हमें कौन सी गैस लेनी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। एंड व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल है वो क्या होना चाहिए। सजेस्टेड दैट दे आर यूनिवर्सल फ्रेगमेंट फाउंड इन ऑल एटम, ये क्या सजेस्ट करते हैं कि ये पूरे यूनिवर्सल में पाए जाते हैं एटम्स। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। चलिए अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एनोड रेज। हमने वो तो पढ़ लिया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्टडी ऑफ कैथोड रेज। हमने कैथोड रेज की मतलब काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, अब हम इसमें पढ़ेंगे एनोड रेज और प्रोटॉन की किसने डिस्कवरी की थी। चलिए पढ़ते हैं। सिंस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्ट ऑन एन एटम, इलेक्ट्रॉन वॉज क्लियरली एस्टाब्लिश, यानी कि एटम, हम जब से एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं मानते हो, प्रेजेंस और नेगेटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एटम, जो हमारा प्रोटॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्ट होता है एटम का, जब से वो इस्टाब्लिश हुआ है। इट वॉज क्वाइट रीजनेबल टू थिंक दैट सम पॉजिटिवली चार्ज मस्ट ऑल्सो भी प्रेजेंट इन द एटम, ये मतलब हम सोच सकते हैं कि मतलब जो पॉजिटिवली जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एटम के अंदर होते ही होते हैं। द सर्च फॉर सच अ पार्टिकल सम सून बिगेन गोल्डस्टीन इन 1886। अब जो हमारे जो अगली साइंटिस्ट थे हमारे गोल्डस्टीन, जिन्होंने 1886 में क्या परफॉर्म किया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था विद अ परफोरेटेड कैथोड। उन्होंने क्या किया था, मतलब डिस्चार्ज कैथोड मतलब डिस्चार्ज ट्यूब से एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी उन्होंने, और उन्होंने परफोरेटेड कैथोड रेज के ज़रिए उन्होंने मतलब अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो मतलब सक्सेसफाई किया था। देखिए आप इसका यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेज, यहाँ पे एनोड रेज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो देखिए कैथोड रेज ली गई है, एनोड रेज भी है यहाँ पे,
और उन्होंने जो बंद करने का जो कोशिश किया उन्होंने किसके किया है, जिंक की कोटिंग कर दी है, ZnS का कोटिंग किया उन्होंने, और हाइड्रोजन लो प्रेशर में है इसमें। और देखिए यहाँ पे थोड़ा उन्होंने होल किया है जिसके जरिए एयर निकल रही है। और देखिए परफोर्टेड कैथोड लिया उन्होंने, एनोड भी है हमारा, तो इसी को हम कहते हैं, मतलब यही है हमारा प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेस। ऑन पासिंग हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द गैस एट लो प्रेशर, यानी हाई इलेक्ट्रिक जब हमने मतलब पास किया था गैस पे लो प्रेशर के साथ जब पास किया था, इट वॉज ऑब्जर्व दैट सम रेज वर कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ एनोड विच पास थ्रू द परफोर्टेड कैथोड। ये ऑब्जर्व किया गया था तो जो कुछ रेज थी वो मतलब वापस आ रही थी एनोड पे, विच पास थ्रू द परफोर्टेड कैथोड, और जो कि पास हुई थी परफोर्टेड कैथोड के जरिए पास हुई थी, एंड प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरेसेंट। उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया था, ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुआ था ऑन द अपोजिट ग्लास वॉल कोटेड विद जिंक सल्फाइड, और उसके जिंक सल्फाइड के अपोजिट वाली ग्लास पे मतलब उनकी मतलब जो हुआ था। दीज रेज वर कॉल्ड एनोड रेज, और यही रेज जो होती है हमारी, हम ही इन रेज को एनोड रेज कहते हैं। दीज रेज वर ऑल्सो कॉल्ड कैनाल रेज, और इन रेज को हम दूसरे नाम है कैनाल रेज भी कहते हैं। एज दे पास थ्रू कैनाल्स होल्स इन द कैथोड, जब वो मतलब पास होती हैं कैथोड की तरफ, दीज वर ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव रेज एंड दे आर इज फाउंड टू कैरी पॉजिटिव, हम इनको पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ कैरी करती है, हमारे पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है। अब देखिए हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज का ओरिजिन कहाँ से है। एनोड रेज आर प्रोड्यूस व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कैथोड रेज मूविंग, एनोड रेज जब प्रोड्यूस होती है जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जो हो वो कैथोड रेज की तरफ मूव करे टुवार्ड एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करें और कोलाइड विद गैसियस एटम नॉकिंग आउट इलेक्ट्रॉन, और जो वो कोलाइड करें गैसियस एटम की तरफ नॉक करे और मतलब इलेक्ट्रॉन फॉर देम एंड प्रोड्यूसिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और वो क्या प्रोड्यूस करें, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को मतलब प्रोड्यूस करें। दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव टुवर्ड द कैथोड इन द फॉर्म ऑफ एनोड, और यही जो पॉजिटिवली जो हमारा चार्ज होता है पार्टिकल का वो कैथोड से एनोड की तरफ मतलब पास होता है। देखिए अब हम इसकी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। द एनोड रेज वर फाउंड टू हैव फॉलोइंग कैरेक्टर्स प्रॉपर्टीज। एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, एनोड रेज जो होती है हमारी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, और ये मटेरियल पार्टिकल्स की फॉर्म होती है, बनी होती है। दीज पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन्स, ये जो हमारी पॉजिटिवली चार्ज होती है और इसको जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैसेस आयन्स के पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। The magnitude of positive charge on these particle is found to depend on the nature of the gas, और जो मतलब कि मैग्नीट्यूड होता है पॉजिटिव पार्टिकल्स का, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो किस पर डिपेंड करता है, गैस के नेचर पर डिपेंड करता है जो कि हमारे डिस्चार्ज ट्यूब में लिया गया है जो गैस। हाउएवर द चार्ज ऑन दीज पार्टिकल थ्रू पॉजिटिव इज फाउंड, यानी वो जो चार्ज होता है वो पॉजिटिवली फाउंड होता है। द मास ऑफ दीज पार्टिकल्स, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं इनका जो मास होता है कॉन्स्टिट्यूटिंग द एनोड रेज ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इनसाइड, वो किस पर डिपेंड करता है, एनोड रेज पर डिपेंड करता है जो कि नेचर ऑफ गैस, जो गैस हमने ली हुई है डिस्चार्ज ट्यूब के इनसाइड में यानी अंदर। हाउएवर इट्स वैल्यू इज फाउंड टू बी नियरली इक्वल टू द मास ऑफ एटम, और जो उसकी जो वैल्यू होती है वो मतलब कि एटम के नियरली यानी एटम के तकरीबन पास ही पाई जाती है गैस के। एक्सपेरिमेंट शो दैट लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वो प्रोड्यूस व्हेन हाइड्रोजन गैस इज टेकन, यानी एक्सपेरिमेंट में ये शो करता है जो लाइटेस्ट पॉजिटिवली जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो जब प्रोड्यूस होते हैं जब हाइड्रोजन गैस जब ली जाती है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ दीज पार्टिकल्स फाउंड टू बी सेम इन मैग्नीट्यूड, और जो हमारे जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं पार्टिकल्स के वो भी मतलब सेम पाए जाते हैं मैग्नीट्यूड में। एज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम और 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स वर कॉल्ड प्रोटॉन, और इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम प्रोटॉन्स कहते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन, अब देखिए मास कितना होता है प्रोटॉन का, चलिए वो भी देख लेते हैं। द चार्ज ऑफ मास रेशियो E डिवाइडेड बाई M, E इज इक्वल्स टू चार्ज और M इज इक्वल्स टू मास, और प्रोटॉन इज फाउंड टू बी 9.58 मल्टीप्लाई 10⁻4 कूलम पर ग्राम, यानी जो हमारा प्रोटॉन क्या है वो 9.58 मल्टीप्लाई 10⁻4 कूलम पर ग्राम है। मास ऑफ प्रोटॉन हम कैसे निकालेंगे, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम को डिवाइड कर देंगे हम 9.58 से और मल्टीप्लाई 10⁻4 से, तो हमारा आ जाएगा 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट इफ
any other gas except hydrogen stick inside discharge tube, the mass of the positive charge particle was found to be whole multiply of the mass of proton. यानी अगर यहाँ पे ये बताया गया कि अगर हाइड्रोजन गैस के बजाय अगर हम किसी और को रख दे डिस्चार्ज ट्यूब में तो मास ऑफ जो प्रोटोन है वो काफ़ी डिफरेंस होगा. प्रोटोन इज द सब एटॉमिक पार्टिकल. प्रोटोन इज प्रेजेंट इन ऑल एटम. जो प्रोटोन होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है. जो प्रोटोन होता है वो ऐसा भी सारे एटम्स में प्रेजेंट होता है. चलिए हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारे एटॉमिक मॉडल्स. अब मॉडल्स क्या होते हैं? एटॉमिक मॉडल्स क्या है? किन किन साइंटिस्टों ने अपने अपने मॉडल्स को मतलब रिप्रेजेंट किया. चलिए पढ़ते हैं. आफ्टर हैविंग स्टैब्लिश दैट एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ 2 सब एटॉमिक पार्टिकल. यानी कि जब ये सब कुछ मतलब क्लैरिफाई हो गया कि हाँ एटम जो होता है वो 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का होता है, यानी 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का होता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. यानी जो एटम होता है उसके अंदर 2 होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, द नेक्स्ट टास्क बिफोर द साइंटिस्ट वांट टू नो हाउ दिस पार्टिकल आर अरेंज विद इन द एटम. तो देखिए जो नेक्स्ट जो अगला जो काम करने जा रहे थे साइंटिस्ट, उससे पहले साइंटिस्ट ये मतलब क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि जो एटम होता है वो उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज हुए होते हैं. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है. थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. अब देखिए हमारे मॉडल्स आए थे, हमारे थॉमसन मॉडल आया था. हमारा एटम में जो मॉडल आया था वो हमारा आया था थॉमसन मॉडल. सर जे थॉमसन इन 1904 प्रपोज दैट. यानी जे थॉमसन ने 1904 में क्या प्रपोज किया. एन एटम इज अ यूनिफॉर्म स्पेयर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड. उन्होंने क्या मतलब प्रपोज किया. तो उन्होंने प्रपोज किया ये जो एटम होता है वो एकदम यूनिफॉर्म स्पेयर का होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का होता है, और जो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अंदर. The number of electrons embedded in such that total negative charge on all other electrons is equal to the positive charge. So the atom as a whole is electrically neutral. This model is sometimes called plum pudding model. और ये जे थॉमसन का जो मॉडल था वो हम उसको कुछ वक्त तो मतलब प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते थे. वेयर द पुडिंग रिप्रेजेंट द स्पेयर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी. जिसमें क्या होता है कि जो मतलब इसको सर जे थॉमसन का जो मॉडल था उसको एकदम कलिंदे के वाटरमेलन की तरह भी उसे मतलब क्लैरिफाई मानते थे. तो उसमें जो पुडिंग्स होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं. स्पेयर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करती हैं. एंड द बिट ऑफ प्लम स्कैटर्ड इन द पुडिंग आर इलेक्ट्रॉन. और जो बिट होते हैं प्लम के अंदर वो क्या मतलब क्या शो करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और द मॉडल इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल. और जो हमारा मॉडल था जे थॉमसन का उसको कुछ वक्त तो मतलब वाटरमेलन मॉडल भी कहते थे. बिकॉज द रेड एडिबल पोर्सन में बी थॉट टू रिप्रेजेंट द पॉजिटिव स्पेयर. और क्योंकि जो इसका लाल जो उसके अंदर जो लालपन था मतलब कलिंदे के अंदर उसको ये क्या मानते थे पॉजिटिव स्पेयर होगा मतलब उसका और सीड्स का. एंड लाइक इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड. और जो उसके अंदर सीड होते हैं वो एकदम इलेक्ट्रॉन्स की तरह लगते थे, उसको इलेक्ट्रॉन्स से मानते थे. द थॉमसन्स मॉडल एज्यूम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ एटम. इसलिए क्या हुआ कि जो थॉमसन का जो मॉडल था उसे कैसे एज्यूम किया गया एकदम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो उसी तरह. और द चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम. और चार्ज होता है जो वॉल्यूम का वो एटम के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग उनको मतलब क्लैरिफाई किया गया. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल. यानी जो थॉमसन ने जो मॉडल मतलब क्रिएट किया था उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, यानी किस तरीके से वो फेल हुआ था, या मतलब फेल तो नहीं हुआ था लेकिन इसके जो ड्रॉबैक्स थे वो क्या क्या थे. ऑल्दो थॉमसन मॉडल वॉज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम. और थॉमसन के मॉडल ने क्या मतलब एक्सप्लेन किया न्यूट्रलिटी ऑफ एटम. एटम की न्यूट्रलिटी को ओवरऑल मतलब उन्होंने एक्सप्लेन किया. इट फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट. इट वॉज देयरफॉर सून रिजेक्टेड. उन्होंने ये तो मतलब क्लैरिफाई उन्होंने ये तो मतलब शो कर लिया न्यूट्रलिटी ऑफ एटम तो शो कर लिया उन्होंने, लेकिन वो इस चीज़ में फेल हो गए कि रदरफोर्ड अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसको वो क्लैरिफाई नहीं कर पाए. तो उनका जो ये एक्सपेरिमेंट था वो रिजेक्ट हो गया था. चलिए हमारा जो नेक्स्ट है वो है रदरफोर्ड अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की किस तरीके से डिस्कवरी हुई. ब्रिटिश फिजिसिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड. यानी जो हमारे जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे वो ब्रिटिशर थे और फिजिक्स थे.
in 1911 directed a narrow beam of alpha particle and extremely thin gold foil in evacuate chamber. उन्होंने क्या किया कि गोल्ड फॉइल ली, यानी सोने की एकदम परत ली, उस पर उन्होंने क्या किया कि अल्फ़ा रेस को स्कैटर्ड यानी बीम, यानी अल्फ़ा रेस की जो बीम होती है उसको उन्होंने फेंका, यानी मतलब कि पास कराया है। काफ़ी थिन थी वो गोल्ड फॉइल, इवैक्यूएट चैम्बर्ड में कराया उन्होंने, ये मतलब पास कराया है। अल्फ़ा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई एंड ईच अल्फ़ा पार्टिकल एज अ मास 4u, यानी जो भी अल्फ़ा पार्टिकल्स था उसका जो मास था वो 4 टाइम्स बड़ा था, मतलब प्रोटॉन के अकॉर्डिंग, और जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो हीलियम के थे। द प्रेजेंस ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल अराउंड थिन मेटल फॉइल वॉज डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर फ्लसरेट, यानी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो काफ़ी थिन थे और जो मेटल फॉइल थी वो भी काफ़ी थिन थी। तो क्या डिटेक्ट कर पाते, जैसे वो एकदम सर्कुलर फ्लसरेंट में हो, जो गोल्ड फॉइल थी वो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे एकदम सर्कुलर फॉर्म में। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन दिख रही थी हमें, जैसे आप फिगर 4.4 में देख सकते हैं कि मान लीजिए जैसे अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेज उन्होंने स्कैटर्ड की तो गोल्ड फॉइल पे जाके टकराई, और मतलब कि जहाँ तक अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए, ये सारे ऑब्जर्वेशन और मतलब एक्टिविटीज़ वगैरह हुई थी। और ग्रीन लाइट जो थी वो हमें दिख रही थी। ऑब्जर्वेशन क्या क्या हुआ, चलिए हम ऑब्जर्वेशन को भी पढ़ लेते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट, रदरफोर्ड ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन इन दियर पाथ, यानी जो अल्फ़ा रेस पार्टिकल जो मतलब रदरफोर्ड जो मतलब कि अल्फ़ा रेस जो पार्टिकल्स थे रदरफोर्ड जो मतलब उन्हें पास करा रहे थे, तो कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो थी वो गोल्ड फॉइल को विदाउट एनी डिफ्लेक्शन के मतलब वापस ना लौट के आने पर वो सीधे उससे पार होकर मतलब जा रही थी अपने पाथ में। सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स व डिफ्लेक्ट थ्रू वाइडर एंगल्स, और कुछ जो थी वो अपने अपने मतलब डिफ्लेक्ट हो गई वाइडर एंगल से। और वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स ओनली 1 in 20,000 व डिफ्लेक्टेड थ्रू वेरी लार्ज एंगल्स, और 20,000 के समथिंग मतलब उनकी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स रेस थी वो डिफ्लेक्ट हुई थी लार्ज एंगल से। एंड सम इवन ट्रेवर्स्ड बैक दियर ओरिजिनल पाथ, और कुछ जो रेस थी वो अपने ओरिजिनल पाथ पर आ चुकी थी। इन द वर्ड ऑफ रदरफोर्ड, दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट as incredible as if you fire a 15-inch cannon shell at a piece of tissue paper and it come back and hit you. These observations could not be explained by थॉमसन मॉडल बिकॉज अकॉर्डिंग टू थॉमसन, और ये जो ऑब्जर्वेशन थे वो मतलब एक्सप्लेन नहीं हो पाए थे थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल द मास एंड चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो मास था और चार्ज था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ एटम एंड हैंस एटम के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। अल्फा पार्टिकल्स वाइल पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल वुड नॉट सफ़र लार्ज डिफ्लेक्शन, यानी कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो जो मतलब गोल्ड फॉइल काफ़ी पास नहीं हो पा रही थी और सफ़र भी नहीं हो पाया था डिफ्लेक्शन के विदाउट। चलिए अब जो कंक्लूजन क्या निकला था रदरफोर्ड के जो ड्रू फॉर द ऑब्जर्वेशन, रदरफोर्ड के जो ऑब्जर्वेशन थे वो क्या क्या निकले थे, कंक्लूजन क्या कहते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम द पाथ, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, यानी कि जब वो जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉइल को विदाउट मतलब एनी कुछ किए हुए वो मतलब उसे पास कर रहे थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉइल थी हमारी गोल्ड फॉइल उसके अंदर काफ़ी सारे एटम जो है वो खाली हैं। अल्फा पार्टिकल्स विच आर हैवी एंड कैरी 2 units ऑफ पॉजिटिव चार्ज कुड ओनली बी डिफ्लेक्टेड बाय सम हैवी एंड पॉजिटिव चार्ज बॉडी इनसाइड द एटम, यानी जो अल्फा पार्टिकल्स थे जो मतलब एंगल बना कर वापस लौट रहे थे वही लौट रहे थे जिनका पार्टिकल्स का जो शेप और साइज थे वो काफ़ी बड़े थे। सिंस वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बैक, और जो कुछ अल्फा पार्टिकल बैक हुए थे, दिस हैवी एंड पॉजिटिव चार्ज बॉडी इनसाइड द एटम मस्ट बी वेरी स्मॉल इन वॉल्यूम, और वो इसलिए वापस हो रहे थे कुछ, क्योंकि जो एटम का जो वॉल्यूम होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है। दिस हैवी रिजिड एंड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लोकेटेड विद द एटम वॉज न्यूक्लियर, और ये जो जैसे कि बार बार एंगल्स को बनाकर डिफ्लेक्ट हो रही थी और मतलब अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पा रही थी, ये जो रिजिड और पॉजिटिवली जो चार्ज बॉडी थी जो उसमें बीचों बीच जा रही थी, इसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसी तरीके से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी हमारी। तो देखिए अब जो हमारा जो आप देख सकते हो फिगर 4.6 में स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय अ लेयर ऑफ एटम सिंगल एटम न्यूक्लियस इज सोन एज द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कैन नाउ बी पिक्चर्ड एज फॉलो। आप देख सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स जो थे कैसे स्कैटर्ड और कैसे मतलब डिफ्लेक्शन हो रहे हैं उसके एंगल्स के, और कैसे मतलब सीधे एकदम राइट वे में जा रहे हैं वो।
रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। और देखिए रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल एटम आता है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट। उनके बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रदरफोर्ड के अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट जो था, रदरफोर्ड प्रपोज दैट फॉलोइंग मॉडल फॉर एन एटम। रदरफोर्ड ने क्या प्रपोज किया, काफ़ी सारे मॉडल्स प्रपोज किए एटम के अकॉर्डिंग। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज सेंटर कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो एटम होता है वो हमारा काफ़ी मतलब स्मॉल होता है, स्मॉल और पॉजिटिवली और वेरी स्मॉल चार्ज सेंटर होता है, उसके जो बीच का एटम का हम उसे न्यूक्लियस कहते हैं। द टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस। और जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है और एंटायर जितना भी मास होता है एटम का, वो न्यूक्लियस पे कंटेन करता है। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस का, वो प्रोटॉन की वजह से होता है, जो प्रोटॉन उसके इनसाइड प्रेजेंट होता है। एन इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। और जो इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज होता है, जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन्स वो भी रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के, रिवॉल्व यानी चक्कर लगाते हैं। एक्सट्रीमली हाई स्पीड एट ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से काफ़ी स्पीड में और ग्रेटर डिस्टेंस होता है उनके बीच में। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द सर्कुलर मोशन। और जब वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जब वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो जो उसके जो रिवॉल्व करते हैं और वह काफ़ी हाई स्पीड से जब वो रिवॉल्व करते हैं, तो जब वो रिवॉल्व करेंगे तो वो एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और उस फोर्स के अकॉर्डिंग क्या क्या प्रोड्यूस होगा, क्या अराइज होगा, उसके अकॉर्डिंग अराइज होगा एक सर्कुलर मोशन अराइज होगा। क्या सर्कुलर मोशन बैलेंस अराइज होगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। रदरफोर्ड कंपेयर्ड इज मॉडल ऑफ एटम विद सोलर सिस्टम। अपना उन्होंने ये जो मॉडल था, उन्होंने किसके अकॉर्डिंग मतलब कंपेयर किया, सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग कंपेयर किया। जैसे पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है और सूर्य उसके चक्कर लगाता है, ऐसे उन्होंने सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना कंपेयर किया। एज द प्लानट मूव अराउंड द सन, जब प्लानट सन की तरफ मूव करते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस। उनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं। देयरफॉर रदर मॉडल इज समटाइम कॉल्ड प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम। और इसीलिए हम रदरफोर्ड के मॉडल को प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। और जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ होता है न्यूक्लियस के पास पास, हम उसको ऑर्बिट कहते हैं। देखिए अब ड्रॉबैक क्या क्या थे मॉडल ऑफ एटम रदरफोर्ड के। जो रदरफोर्ड हमारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनकी ड्रॉबैक्स क्या क्या थी। इट फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। वो फेल हो गए एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में, यानी एटम स्टेबल है या नॉन स्टेबल है, वो ये क्लैरिफाई नहीं कर पाए। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फिजिक्स, यानी लॉ ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग, द इलेक्ट्रॉन वाइल मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड मूव होगा, we will get continuously accelerated in a charged particle like इलेक्ट्रॉन। हम क्या मतलब कंटिन्यूसली क्या हमें क्या मिलेगा, एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मिलेगा इलेक्ट्रॉन जैसा। व्हेन एक्सेलरेटेड सो रेडिएट एनर्जी, और जो एक्सेलरेटेड जो होगा वो रेडिएट एनर्जी कंज्यूम करेगा बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। और जो लॉस ऑफ एनर्जी के कारण द इलेक्ट्रॉन विल स्लो डाउन एंड मूव क्लोजर एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस। और जब मतलब उसमें कम एनर्जी रहेगी तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, मतलब कि स्लो डाउन होकर वो न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा। विथ ईच रोटेशन एंड फाइनली वुड स्पायरल इनटू द न्यूक्लियस। दिस वुड रिजल्ट इन द कोलैप्स ऑफ द एटम। कैलकुलेशंस so that this would happen in only 10-8 seconds. Fortunately, atom do not follow the behavior, and thus Rutherford models fails to explain the stability of the atom. Another serious drawback of this model is that it says nothing about the distribution of electrons around the nucleus. Our next heading is discovery of neutrons. So let's start. An atom is electrically neutral as it contains an equal number of proton and electron, but the masses of all the proton and electron do not account of the mass of atom. Rutherford in 1920 therefore suggested the presence of neutral particles in the nucleus of an atom having approximately same mass as of the proton. It means that Rutherford prediction was proved to be true in 1932 by James Chadwick. James Chadwick ने क्या डिस्कवर किया, that when beryllium of boron is bombarded by alpha particle,
highly penetrating radiation is emitted, it actually consists of new particles which carry no electric charge and have mass nearly equal to that of proton. These particles were called neutrons. इन्हीं particles को neutron कहते हैं. The mass of neutron is 1.674 multiplied 10 to the power minus 2070 kilogram. Neutron is slightly heavier than proton. Protons and neutrons are present in the nucleus of the atom. They are collectively called nucleons. These subatomic particles, electron, proton, and neutron, are sometimes called elementary particles or fundamental particles. Relative property of these particles are summarized in table 4.4. Properties: symbol discovered, electrical nature, absolute charge, absolute mass, relative mass. Now our next heading is that Bohr model of atom. बोर मॉडल ऑफ एटम और बोर थ्योरी ऑफ एटम वॉज डेवलप बाय डेनिस फिजिक्स. यानी जो हमारा बोर का जो मॉडल बोर हमारे साइंटिस्ट थे जिनका जो मॉडल था बोर्स मॉडल और बोर्स जो थ्योरी थी वो कब डेवलप हुई थी? डेनिस फिजिक्स के अकॉर्डिंग डेवलप हुई थी. एंड नोबल लेक्चरेट नील्स बोर और नोबल लेक्चर्स के अकॉर्डिंग नील्स बोर के उनमें 1913 में ये हमारी डेवलप हुई थी. टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जो कि क्या हुआ था? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के ओवरकम हुए थे. पॉस्टुलेट ऑफ बोर्स थ्योरी की क्या थी? वो पॉस्टुलेट हुई थी. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड में मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. आउट ऑफ द सेवरल पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू रिवॉल्व. और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अलाउ करता है रिवॉल्व करने के सर्टेन परमिसिबल ऑर्बिट. These orbits are associated with a definite fixed amount of energy. Therefore, these orbits are called stationary state or energy level or cell. The energy level और cell are designed by letter. और जो energy levels होते हैं और हमारे cells होते हैं वो कुछ word और letter से डिज़ाइन किए गए जैसे K, L, M, N, O etc. और as 1, 2, 3 और 5 etc. The K orbit of the first orbit is near to the nucleus. और जो हमारा पहला जो ऑर्बिट होता है वो के सेल्स का वो न्यूक्लियस के काफ़ी करीब होता है. एंड हैज़ द लोएस्ट एनर्जी और काफ़ी लो एनर्जी होती है. द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ दिस सेल एज इज फ्लो. और जो ऑर्डर होता है एनर्जीज का के एल एम एन सिस्टम है तो देखिए के एल एम एन ओ उसके अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4, 5. तो ये जो हमारा कुछ ऑर्डर होता है. As long as electron revolve in the allow energy or cell, it does not radiate energy और ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करते. The energy of an electron remain constant in a particular orbit. When an electron jumps from lower energy level or lower orbit to high energy level or high orbit, it absorbs energy. But when it jumps from high energy level or orbit to lower energy level or orbit, energy is emitted. When electrons make a transition from orbit to another, energy is lost or gained in definite discrete packet called quantum or photon. Now our heading is atomic number. In 1911, Rutherford, on the basis of his alpha rays experiment, established that an atom has a small, heavy, rigid and positively charged part called nucleus. यानी कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो अल्फ़ा रेज एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था उसके अकॉर्डिंग एटम के अंदर जो हैवी हो और रिजिड और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है उसको वो न्यूक्लियस कहते हैं जो कि सेंटर में होता है. द टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंटेन इन द न्यूक्लियस. और जितना भी जो मास होता है एटम का पॉजिटिवली चार्ज वो न्यूक्लियस के कंटेन करता है. Antonius van Dyck Bohr was the first to suggest that total unit of positive charge and the number of electrons in the atom of an element were equal to the ordinal number of elements in the periodic table, starting with hydrogen and 1 and uranium at 92. This number was called element number or atomic number. इस नंबर को हम एलिमेंट नंबर और एटॉमिक नंबर कहते हैं. एंटोनियस वैन डेन ब्रोइक जो कि पहले वो थे जिनके द्वारा सजेस्ट किया गया था जितने भी टोटल यूनिट होती है पॉजिटिव चार्ज की और इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर्स होते हैं एटम के अंदर वो सारे ही एलिमेंट इक्वली होते हैं ऑर्डिनल नंबर के अकॉर्डिंग. और उन्होंने सिम्बलाइज किया एटॉमिक नंबर को जेड से सिम्बलाइज किया था विच कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड जेहेल मीनिंग नंबर. जेहेल का मतलब होता है नंबर्स होता है. यूनिट अंटिल मोजले वर्क एटॉमिक नंबर. जब तक मोजले ने हेनरी मोजले क्या था उन्होंने वर्क किया था वह मेरली एन एलिमेंट पहले से इन द पीरियडिक टेबल में उन्होंने काफ़ी वर्क करते रहे. इन 1930 ऑलमोस्ट 50 ईयर्स आफ्टर मेंडलीव
50 साल के बाद मेंडलीव ने क्या किया, हेनरी मोजले यूज्ड एन इलेक्ट्रॉन गन to fire a stream of electron like bullet of a machine gun at target of different element. He observed that the element gave alpha rays. Each element gave a different frequency. The frequency of the alpha rays given out by an element is related to the position of alpha rays is directly proportional to the atomic number of that element. Thus, he found a way to measure the atomic number of element. Positive charge carried by the nucleus is due to the presence of proton in it. The number of unit positive charge carried by the nucleus of an atom is called atomic number. यानी कि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के द्वारा जब कैरी किया जाए एटम में तो हम उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं ऑफ द एटम में एलिमेंट. As proton carries 1 unit of positive charge, the atomic number of an element is equal to the number of proton present in the nucleus of its atom. Since the atom is electrically neutral, the number of proton and electron is equally in an atom. Therefore, atomic number Z is also equal to the number of electrons in the atom. Thus, atomic number Z equals to number of unit of positive charge on the nucleus, number of proton in the nucleus, number of electron in the atom. On the basis of his study, Moseley concluded the atomic number Z is a fundamental property of atom. मोजले ने क्या मतलब कंक्लूड किया कि जो हमारा एटॉमिक नंबर Z होता है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एटम की. नो टू एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, और कोई भी दो एलिमेंट होते हैं उनके सेम एटॉमिक नंबर नहीं होंगे. चलिए अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है हमारी मास नंबर. एज ऑलरेडी स्टडी द एंटायर ऑलमोस्ट मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट न्यूक्लियस. और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जितना भी मतलब जो मास होता है एटम का उसके अंदर तो वो जो होता है वो न्यूक्लियस पे होता है. न्यूक्लियस हैज़ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स. न्यूक्लियस का प्रोटोन न्यूट्रॉन्स होते हैं. इफ़ वी टेक द मास ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन एज यूनिटी, जब हम मास जब प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन का मास अगर एक प्लस करें यूनिटी में ले देन टोटल मास ऑफ द एटम इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ द नंबर एंड प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन. तो जो टोटल मास होगा एटम का वो सम के बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन के बराबर. दिस इज कॉल्ड मास नंबर. हम इसी को मास नंबर कहते हैं. इट इज़ यूजली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ए. और जो मास नंबर हमारा होता है हम उसे ए लेटर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं. मास नंबर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर जेड, इसलिए जेड के बराबर होता है. एन एटम में भी कन्वेंशनली सिम्बलाइज बाय इट केमिकल सिंबल विद एटॉमिक नंबर. और जो हमारा एटम होता है वो कुछ मतलब हमारा सिम्बलाइज किया गया था केमिकल सिंबल्स के अकॉर्डिंग. देखिए हमारी सैम्पल प्रॉब्लम 4.1 है जिसमें बताया गया है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 17. इसमें एटॉमिक नंबर दिया 17 एलिमेंट का. हाउ मेनी प्रोटोन इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एटम ऑफ द एलिमेंट. कितने प्रोटोन इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे एलिमेंट में. देखिए इसको करने का काफ़ी आसान तरीका है. देखिए सबसे पहले तो हम ले लेंगे नंबर ऑफ प्रोटोन कितने होते हैं इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट. तो नंबर ऑफ प्रोटोन हमारे दिए गए हैं 17. एज ऑल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 17. तो ये हमारा क्लैरिफाई हो गया. ऐसे ही 4.2 में दिया गया है. देखिए एन एलिमेंट इज 13 प्रोटोन. किसी भी एलिमेंट के हमारे 13 प्रोटॉन्स हैं इन इट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर. एंड इट मास नंबर इज 27 और जिसका मास नंबर 27. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन. अब इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट बताने कितने होंगे कितने. तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटोन हमें दिया गया 13 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन दिया गया हमारा 13. जो हमने देखा है कि नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली होते हैं. तो मतलब देखिए 13 हो गया. एटॉमिक नंबर हमारा जेड है जो कि हमारा नंबर ऑफ प्रोटोन जेड है और नंबर ऑफ प्रोटोन हमारा 13. तो मास नंबर हमारा क्या है जेड प्लस न्यूट्रॉन. तो देखिए न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा ए माइनस जेड इज इक्वल टू 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14. देखिए काफ़ी आसान तरीके से हो गए. देखिए अभी हमने हमारा मास नंबर जो है हमने अपना क्लैरिफाई कर लिया. तो चलिए अब जो हमारी हेडिंग है वो है हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट. यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग. और atoms of different element have different atomic numbers, therefore they also have different number of electrons. जो एटम्स होते हैं उनके डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जो होते हैं डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स होते हैं, इसलिए जो उनके डिफरेंट नंबर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब देखिए ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इफ़ एनीबडी आस्क्स यू दैट व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन यू विल बी एबल टू हैव आंसर टू हिम दैट डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल, यानी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना अलग अलग एनर्जी लेवल्स में और ऑर्बिट्स में, इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑर्बिट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए बोर और बरी स्कीम क्या थी हमारी, बोर एंड बरी इन 1921 इंडिपेंडेंटली बट साइमल्टेनियसली गिव आइडेंटिकली schemes for the distribution of electron in various orbits or cells. The scheme may be summarized as follow. The maximum number of electrons that can be accommodated in an orbit or cell is equal to 2n square. ये 2n square is a formula where n is the number of cell, जहाँ पे n जो है वो number of cell है 2n square के रूल के अकॉर्डिंग। इन द फर्स्ट सेल n इज इक्वल टू 1, अगर हमारे पहले सेल में n हमारा 1 है और के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई एन हमारा क्या दिया था 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो इज इक्वल टू 1 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। अगर सेकंड सेल में हमारा n 2 है तो देखिए 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या होगा 2n स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 से हमारा स्क्वायर है वो तो 8 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे सेल्स के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं तो वो भी हमारा 2 8 18 30 ये भी हमारा बढ़ता जाता है। देखिए द आउटर मोस्ट ऑर्बिट और सेल कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स octet and the next inner to the outermost can have 18 electrons. For example, atomic number of calcium Ca is 20 and therefore it has 20 electrons. The first cell will accommodate 2 electrons, the second 8, the third cell, even though it has the capacity to hold 18 electrons, cannot hold more than 8 electrons. Therefore, electronic configuration of Ca is 2882 and not 2810. It is not necessary to get a cell completely filled before starting the filling of the next higher cell. Actually, when there are 8 electrons in a cell, the filling of the next higher cell starts. The outermost cell cannot hold more than 2 electrons and the penetrant cell cannot hold more than 8 electrons unless the preceding in a cell and the penultimate or the last but or 2 cells is completely filled according to n square rule. Thus, the cell are filled in stepwise manner. The distribution of electron in various orbit of the first 20 element according to the Bohr-Bury scheme is given in table 4.2. देखिए Na is obtained from when one electron is lost from the sodium atom. जब Na प्लस जो होता है अगर उसमें से माइनस प्लस कर दें सोडियम एटम, therefore Na plus has 8 extra nuclear electron. Na gives Na plus E 2,8 और जैसे अब यहाँ पे 2 8 1 था, therefore electronic configuration of Na is 2 8. Do not get confused to say that atomic number of Na is 10 because it has 10 electron. Remember that atomic number Z is equal to the number of electron in an atom, but Na is an ion. Now our next heading is going to be balanced electron. In the previous chapter named atom and molecules, जब हमारा जो पुराना चैप्टर था एटम एंड मॉलिक्यूल्स, वी स्टडी दैट बैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी विद अदर एलिमेंट। हमने पहले पढ़ चुके थे जो बैलेंसी क्या होती है, वो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट होता है, बैलेंसी हमारा यही होता है। इट वॉज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम विच कंबाइन विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, बैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एन in ammonia NH3 is 3 because an atom of N combines with 3 atom of H. Kozal and Louis Langmuir study the electronic configuration of different elements. It is observed that each element has a definite electron configuration and normally the electrons present in the outermost shell take part in chemical reaction of that element. Those electrons therefore describe the combining capacity or the valency of that element. Therefore, the outermost cell of an atom is also known as the valence cell, and the electron present in outermost cell are also known as valence electron. Valence electron क्या होते हैं? outermost cells में electrons का present होना वही हमारा valence electrons होता है। और देखिए हमारी जो हेडिंग है बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन और केमिकल प्रॉपर्टी भी बताई गई है इसमें एलिमेंट्स की। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट मेनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, एंड नॉट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, ना कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रेजेंट हो एटम में उसके अकॉर्डिंग नहीं होता। An element is chemically inert if it is 8 electron and its outermost cell, except helium, which has 2 electrons in its outermost cell. All other noble gases have 8 electron octet in their valence cell, and hence all noble gases are highly unreactive and rather chemically inert. Element with 1 electron in their valence cell, for example, lithium 2,1, sodium 2,8,1, etc., are very reactive
एलिमेंट विथ 7 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस है, एलिमेंट जो कि 7 इलेक्ट्रॉन का हो उसका बैलेंस सेल कैसा होगा। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, इसका 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है जैसे जब डिस्ट्रीब्यूशन करें हम 2 8 8 7, तो जो लास्ट का होता है हम उसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब इसमें 7 है तो यही हमारा बैलेंस सेल हुआ, 2 8 7 इसमें 7 बैलेंस सेल हुआ। आर ऑल्सो रिएक्टिव एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम or potassium have 1 electron in the outermost cell. Lithium is equal to L1 and potassium, sodium is equal to Na and potassium is equal to defined as a K. These elements show similar chemical properties. Similarly, fluorine, chlorine, bromine, etc., which are collectively called halogens, have similarly chemical property. Elements have less than 4 electrons in their valence shell are normally metal and are reactive hydrogen and helium 1 and 2 valence electron respectively are exception. Element having 4 5 6 or 7 electron in the outermost shell are normally non-metal. For example, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine have 4 5 6 and 7 valence electron respectively. These element are chemically reactive. ये जो एलिमेंट होते हैं हमारे chemically reactive होते हैं. Valency and valence electron. When atom of one element combine with the atom of some same or different element, जब कोई भी एटम मतलब कि एक एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाए दूसरे एटम के साथ डिफरेंट एलिमेंट हो, उस एटम एक ही हो और उसमें कंबाइन हो जाए, दे डू नॉट इन अ फिक्स नंबर डिपेंडिंग ऑन द कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी ऑफ द एटम टू फॉर्म बॉन्ड। वो बॉन्ड बनाने लायक नहीं होंगे, वो कैपेसिटी कंबाइन नहीं कर पाएंगे। बैलेंसी क्या होती है? बैलेंसी इज देयरफॉर आल्सो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यानी जो बैलेंस जो हमारी होती है वो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे डिफाइन किया जाता है उसके अकॉर्डिंग भी होता है। विच एक्चुअली टेक पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन और बॉन्ड फॉर्मेशन विद अदर एलिमेंट, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में भी मतलब हिस्सा लेती है और केमिकल कॉम्बिनेशन में भी हिस्सा लेती है। जनरली द बैलेंस ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो क्या होती कभी कभी क्या होता है जो बैलेंस होती है एलिमेंट की वो इसके इक्वली होती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वली होती है। इफ़ देयर नंबर इज़ 4, जब उसका नंबर 4 होगा और लेस होगा 4 से। फॉर एग्जांपल Na सोडियम है जैसे 281 है, हैज़ 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर बैलेंस ऑफ सोडियम इज़ 1। सिमिलरली कार्बन 2,4 सो एज द बैलेंस ऑफ 4। इफ द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होगा देन द बैलेंस ऑफ एलिमेंट इज 8 माइनस, यानी 8 तक माइनस में होगा। द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल C287 has 7 electron and its valence shell but its is usual बैलेंस इज 8 - 7, यानी कि अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तक है तो +1 +2 +3 +4 होता है। अगर वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से अबव होता है तो माइनस में स्टार्ट होती है, और जो 8 होती है वो नोबल गैस होती है, और 8 से ज़्यादा कि 11 स्क्वायर की सेल्स के अकॉर्डिंग हुआ नहीं है। चलिए अब जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग है वो है इलेक्ट्रॉन। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing good. And today we are going to start with the 4th chapter of class 9 chemistry, atomic structure, that is last chapter of the chemistry. And in this chapter we will discuss electrical nature of matter, discovery of electrons, study of cathode rays, discovery of proton, anode rays, atomic models, Thomson's model of atoms, Rutherford X-ray model, discovery of nucleus, Rutherford nucleus model, discovery of neutron, Bohr model of atom, atomic number, mass number, how electron distributed, valence electron, isotopes and isotopes. So these are the topics which we will cover in this chapter. So let's start. We have studied in chapter 3 that a great landmark took place in the progress of chemistry when John Dalton proposed his atomic theory in 1830. जैसा कि हम थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो कि जॉन डाल्टन ने जिन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की थी 1830 में, उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस रही थी केमिस्ट्री में उनकी। डाल्टन्स कंसेप्ट दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम रूल्ड द साइंटिफिक वर्ल्ड फॉर अबाउट 100 ईयर्स। यानी जो डाल्टन थे उनके अकॉर्डिंग और उनके कंसेप्ट का अकॉर्डिंग क्या था कि जो मैटर था वो क्या है, टाइनी होता है, इंडिविजिबल होता है, यानी ज़्यादा हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, और उसको उन्होंने नाम दिया था एटम। उसी के अकॉर्डिंग world of about 70 years. However, Dalton's atomic theory was profoundly shaken by the experiment conducted by J.J. Thomson, Goldstein, Rutherford experiment, etc. In the later half of the 19th century and in the beginning of 20th century,
यानी कि 19th सेंचुरी की शुरुआत में और 20th सेंचुरी के में द वर्क ऑफ जे थॉमसन एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड डाउट द एटम इज डिविजिबल एंड इनफैक्ट, यानी सर जे थॉमसन ने और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया था, क्या एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। उन्होंने ये बताया था कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, इंडिविजिबल नहीं है एटम, एटम इज डिविजिबल, इट कंसिस्ट ऑफ स्टिल स्मॉलर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और हम जो उसको डिवाइड करते हैं तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंटेन करता है। चलिए सबसे फर्स्ट हेडिंग हम अपनी स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर का इलेक्ट्रिकल नेचर क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए ये तो द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर इज नोन फ्रॉम वेरी अर्लियर टाइम, यानी जो मैटर का जो इलेक्ट्रिकल नेचर है वो काफी सालों से जाना जा रहा है। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी जब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रोडक्शन हुआ था, जब से हम उस चीज को जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी कॉम्ब ड्राई हेयर एंड देन ब्रिंग द कॉम्ब नियर स्मॉल पीसेस, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं जैसे हम सूखे बालों अगर हम कंघा घिसे और मतलब कि और उस कंघी को यानी कॉम्ब को अगर हम मतलब थोड़े थोड़े पार्टिकल्स यानी पेपर्स के पार्टिकल्स अगर हम उससे टच करें तो वो एकदम मतलब चिपक जाता है। इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। सिमिलरली व्हेन अ ग्लास और इन्वायरमेंट रॉड इज रब्ड, यानी जब हम किसी ग्लास को सिल्क के जरिए रब करेंगे और फिर देन ब्राउनली इन्फ्लेटेड बलून, और बलून के आसपास हम इसको लाएंगे तो बलून भी अट्रैक्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा। बट व्हाट इज द सोर्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब सोर्स क्या है, सिंस इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू आर्टिकल्स मेड अप ऑफ मैटर, यानी इसमें क्या होता है कि हम इसमें दो आर्टिकल्स होते हैं जो मैटर के जिनको रब करते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी मस्ट इन सम वे बी एसोसिएटेड विद मैटर, फर्दर एज मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, जैसे इससे हमें पता चलता है कि जो मैटर है वो हमारे एटम्स के जरिए बना है। दिस सजेस्टेड द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन द एटम, और ये हमें क्या सजेस्ट करता है कि जो चार्ज होता है एटम के अंदर वो प्रेजेंट होता है एटम के अंदर चार्ज। जैसे अट्रैक्ट होता है कोई भी चीज तो उसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर हमारा चार्ज है। दिस वाज फर्दर कंफर्म बाय माइकल फेराडे इन 1830। और ये जो मतलब कंफर्मेशन इसके ऊपर जो डिस्कशन हुई थी वो 1830 तक मतलब काफी लॉन्ग वेज में खींची थी इसकी जो डिस्कशन, और वो कहाँ तक खींची थी जहाँ तक माइकल फेराडे जो है हमारे साइंटिस्ट थे उनके टाइम तक वो कंफर्मेशन नहीं हो पाया था। व्हेन ही सो दैट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, उन्होंने जब इसको किया कि एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के जरिए अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे अ केमिकल रिएक्शन अकर एट इलेक्ट्रोड, और जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो अकर होगी यानी देखेगी इलेक्ट्रोड्स पे मास नंबर। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टडी ऑफ कैथोड रेज। अब हम इस टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो हम ये जानेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे जो न्यूक्लियस के अंदर हमें मौजूद यानी हमारे